जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं ना, शिक्षा अधिगम की बात करते हैं, तो बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाषा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा क्लास में टीचर और बच्चे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और टीचिंग लर्निंग होता है। और अगर भाषा ही नहीं होगी, लैंग्वेज ही नहीं होगा, तो फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आज के इस वीडियो में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके हम कंसेप्ट को समझेंगे, प्रिंसिपल्स को समझेंगे, गोल्स को समझेंगे, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन, की भाषा ही सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम है। ठीक है, चाहे हम बोल के पढ़ने की बात करें, हम लिख कर पढ़ने की बात करें, ठीक है, तो सभी जो है जितने भी शिक्षा के जो प्रकार हैं, सभी का जो एक माध्यम है, क्या है, भाषा है। चाहे हम लिखित भाषा की बात करते हैं, चाहे हम मौखिक भाषा की बात करते हैं। तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन। और अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो एजुकेशन का, टीचिंग लर्निंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इट इज द मेन मीडियम ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की भाषा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य माध्यम है, मुख्य साधन है। इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संभव नहीं है। विदाउट इट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। इसके अलावा थ्रू दिस टीचर्स इम्पार्ट सब्जेक्ट मैटर नॉलेज टू स्टूडेंट इन द क्लास, की भाषा के माध्यम से ही, चाहे बुक्स को पढ़कर, चाहे एक्सप्लेन करके, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है। जो भी टॉपिक है, जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, उसमें जो भी नॉलेज है, भाषा के माध्यम से ही तो टीचर बोलकर, ब्लैक बोर्ड पे लिखवा कर, या चाहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करें, स्मार्ट बोर्ड की बात करें, तो जो भी सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट का जो ज्ञान है, ठीक है, विषय वस्तु का जो ज्ञान है, भाषा के माध्यम ही से ही तो टीचर बच्चों तक उसको पहुंचाता है, शेयर करता है। और भाषा के माध्यम से बच्चे लर्निंग करते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं। तो थ्रू लैंग्वेज स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज बाय राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, की भाषा के द्वारा ही विद्यार्थी लिखकर, पढ़कर, सुनकर ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट लैंग्वेज, की भाषा के बिना, लैंग्वेज के बिना हम टीचिंग लर्निंग की कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, हमारी जो भाषा है, अगर हम इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों की बात करें, तो इंसान के पास क्या है, समृद्ध क्या है, भाषा है। ठीक है, बाकी जानवरों को आप देखेंगे, जीव जंतुओं को देखेंगे, उनके पास भाषा नहीं है। वो अपनी चीज़ों को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते जितने अच्छी चीज़ों से जो मनुष्य है, इंसान है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकता है, दूसरों की बातों को आराम से समझ सकता है। ठीक है, तो भाषा के बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और अब अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, इस प्रक्रिया की बात करें, तो आप सबको भी पता है कि जब हम टीचिंग की बात करते हैं, तो टीचिंग में क्या होता है, क्लास में हम देखते हैं टीचर जो है बच्चों को, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसके बारे में बच्चों को पढ़ाता है, उसके बारे में बताता है। तो टीचिंग इज कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन नॉलेज टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन। आपको पता है, ठीक है, कि शिक्षण को कक्षा की स्थिति में शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य माना जाता है। और जब हम लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, तो लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। कौन गेनिंग नॉलेज गेन कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल बाय स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग, की नॉलेज क्या है, जो लर्निंग की बात करते हैं तो गेनिंग नॉलेज है। और बच्चे नॉलेज किस तरह से गेन करते हैं, पढ़कर, प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अधिगम को किसी चीज का पठन, अभ्यास या अनुभव करके ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की गतिविधि या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ जॉइंट प्रोसेस। जब हम टीचिंग लर्निंग के, देखो, आपको टीचिंग पता चल गया, लर्निंग पता चल गया, और जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ जॉइंट प्रोसेस, जहाँ पे टीचिंग भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है। क्लास की बात करते हैं, टीचर बच्चों को
नॉलेज शेयर कर रहा है, उनको बता रहा है, उनको सिखा रहा है और बच्चे चीज़ों को सीख रहे हैं। तो क्लास में क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों साथ साथ हो रहे हैं। टीचर बच्चों को बताता है, बच्चे उस बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से पूछते हैं। तो इस तरह से क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है। तो इन दिस द टीचर एनालिसिस द टीचिंग नीड्स, formulates the teaching objective and uses new teaching learning strategies to impart knowledge। तो टीचर क्या कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ रहा है ना कि टीचिंग नीड्स क्या है, क्या टॉपिक है, क्या कंटेंट है बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहा है कि जब इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चे क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, और जो भी कंटेंट है, जो भी नॉलेज है, किस तरह से बच्चों को किस स्ट्रेटजीज के द्वारा, किन विधियों के द्वारा, किन योजनाओं के द्वारा बच्चों तक पहुंचाना है, बच्चों को सिखाना है। तो रणनीतियाँ क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज टू द स्टूडेंट हु रिसीव इट। की शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की बात करते हैं तो शिक्षक ज्ञान ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। तो दोनों ही चीज़ें चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीचिंग भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है। तो इसलिए जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो दिस प्रोसेस विल बी सक्सेसफुल ओनली विथ इक्वल टू वे कम्युनिकेशन। की यह प्रक्रिया तभी सफल है, तभी हम कहेंगे सफल है, जब टीचर पढ़ाए और बच्चा भी पढ़े, बच्चा भी सीखे, तभी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, ठीक है, तभी तो टीचिंग लर्निंग होगी। सिर्फ टीचर पढ़ा रहे बच्चे नहीं सीख रहे तो टीचिंग है, ठीक है, लेकिन बच्चे भी सीख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे इसको, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो एक तभी सफल मानी जाएगी कि जब टू वे कम्युनिकेशन होगा, इक्वल टू वे कम्युनिकेशन होगा। ये नहीं कि सिर्फ टीचर बोलता जा रहा है, बच्चे सिर्फ सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात क्या है, भाषा, लैंग्वेज, और दूसरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो टीचर्स मास्टरी ओवर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, की टीचर की भाषा पर भी मास्टरी होनी चाहिए। भाषा पर मास्टरी होने का मतलब क्या है कि टीचर जो भी कंटेंट है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, बच्चों को अच्छे से बता सके, ठीक है, बच्चों के लेवल के हिसाब से, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक अच्छी भाषा का प्रयोग करके जो भी ज्ञान है वो बच्चों तक पहुंचा सके, बच्चों को बता सके, बच्चों को सिखा सके। आपने देखा होगा ना क्लास में टीचर काफ़ी होते हैं लेकिन आपको हर टीचर का पढ़ाया समझ में नहीं आता, कुछ ही टीचर का पढ़ाया समझ में आता है। कारण क्या है, उनकी अपनी भाषा, उनका अपना सिखाने का तरीका, उनका अपना बोलने का तरीका, टीचर का बच्चों को समझाने का तरीका। तो इसलिए टीचर की मास्टरी अपनी भाषा पे भी होनी चाहिए, जो बोल रहा है, ठीक है, और सामने वाला किस भाषा से में समझेगा तो सामने वाले की हिसाब से, ठीक है, सामने वाले की नॉलेज के हिसाब से, उनके ज्ञान के हिसाब से टीचर भाषा का प्रयोग करे। और उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट की नॉलेज होगी और उस नॉलेज को कैसे टीचर बच्चों तक पहुंचाएगा, भाषा के माध्यम से, ठीक है। तो टीचर की जो भाषा है, टीचर के जो पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, उसी के द्वारा बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, बच्चों में सब्जेक्ट के प्रति रुचि, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। स्कूल में काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं लेकिन आपसे पूछोगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट के नाम बताएंगे। कारण क्या है, कोई भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट क्यों होता है, क्योंकि उसको पढ़ाने वाला टीचर उसको किस तरह से आपको पढ़ाता है, ये मायने रखता है, ठीक है। तो इसलिए टीचर के पढ़ाने के तरीके के कारण ही आप मोटिवेट होते हो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, रुचि लेते हो, और धीरे धीरे वो आपका सब्जेक्ट फेवरेट बन जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल। और जब हम क्लास में टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो देखिए जब टीचिंग लर्निंग है तो उसमें लैंग्वेज का प्रयोग होता ही होता है। टीचर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे क्लास में बात करने के लिए, बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इससे क्या होता है, लगातार जब टीचर बच्चों में संवाद होता है, बच्चों बच्चों में संवाद होता है, तो इससे बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है अच्छी होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग, क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो सब साथ में मिलकर एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं और लगातार प्रैक्टिस होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसके सिद्धांत हैं। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, तो टू इनेबल लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, के शिक्षार्थियों को अपनी विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम बनाना। मान लो बच्चा साइंस पढ़ रहा है, बच्चा लैंग्वेज पढ़ रहा है, बच्चा सोशल साइंस पढ़ रहा है, बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है, बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, तो अगर
अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अगर आप बच्चों को बता रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट की जो नॉलेज है बच्चा कैसे बोलेगा, भाषा के माध्यम से ही बोलेगा ना। तो इसलिए बच्चों को इस तरह से सक्षम बनाना है, उसको मोटिवेट करना है ताकि बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। जो भी उसकी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। टू इनेबल लर्नर्स टू कम्युनिकेट, कि शिक्षार्थियों को संवाद करने में सक्षम बनाना। और सक्षम कब होगा, जब क्लास में टीचिंग लर्निंग की जो हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर मौके देगा बातों को बोलने का, अपने विचारों को रखने का, तभी वो संवाद करने में सक्षम होंगे। और इस तरह की एक्टिविटी कराएगा, डिबेट है, चाहे डिस्कशन की हम बात करते हैं, ठीक है। टू डेवलप लर्नर्स कोग्निटिव एबिलिटीज थ्रू लैंग्वेज, कि भाषा के माध्यम से, देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे सोचना, विचारना, समझना, सामने वाले की बातों को सुनकर उसको रिप्लाई करना या क्वेश्चन पूछना, तो इससे क्या होता है, जो ये मेंटल प्रोसेस होता है ना, जिसमें सोचना, विचारना, सामने वाले को सुनना, सुनकर आंसर करना, क्वेश्चन करना, तो ये सारी कोग्निटिव एबिलिटीज है, तो दिमाग से संबंधित जो क्रिया है, तो इन क्षमता का विकास होता है कैसे, भाषा के माध्यम से। टू टीच लर्नर्स थ्रू कन्वर्जेशन, की बातचीत के माध्यम से। देखिए क्लास में बच्चों को समझाने का, पढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, ये नहीं किसी रटाओ रटाने के साथ साथ क्या है, टॉपिक से रिलेटेड जब आपस में डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, सब एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। जहाँ पर बच्चों की भाषा की भी बात करते हैं, सब्जेक्ट की भी बात करते हैं, दोनों का जो नॉलेज है, ठीक है, वो अच्छा होता है, बच्चे अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बच्चों की नॉलेज भी इनहेंस होती है। तो टू टीच लर्नर्स थ्रू कन्वर्जेशन, की बातचीत के माध्यम से शिक्षार्थियों को पढ़ाना। इसके द्वारा टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसको एक सकारात्मक बनाना, उसको पॉजिटिव बनाना। अच्छा एनवायरनमेंट होगा तभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, और जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, उसके साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकेंगे। टू रिलेट लैंग्वेज लर्निंग टू लाइफ, की भाषा अधिगम को जीवन से जोड़ना। देखिए भाषा हमारे जीवन का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा है, ठीक है। भाषा के बिना हम एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, तो इसलिए टू रिलेट लैंग्वेज टू लाइफ, कि जो भाषा है उसको अपने जीवन से जोड़ना, बच्चों के जीवन से जोड़ना, बच्चों को बताना कि भाई इस भाषा का आपके जीवन में क्या काम है। इसलिए बच्चों को जब, देखिए लैंग्वेज की महत्व को अगर आप बच्चों को बताओगे, बच्चों को क्लास में बिल्कुल ये नहीं कि बच्चा क्लास में चुपचाप रहे, नहीं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। आप बच्चा जितने भाषा का ज़्यादा अच्छे से चाहे लिख कर, बोल कर प्रयोग करेगा ना, उतना उसकी भाषा भी अच्छी होगी और उसकी जो सब्जेक्ट नॉलेज वो भी अच्छी होगी। टू प्रोवाइड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्नर्स, की विद्यार्थियों को वैचारिक समझ प्रदान करना। वैचारिक समझ कब प्रदान होगा, कंसेप्चुअल नॉलेज कब होगा, जब आप बच्चों को सोचने का, विचारने का मौका देंगे, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको अवसर देंगे, ठीक है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज इन लर्नर्स, की बच्चों को यहाँ पर भी देखना, सोचना, विचारना, आलोचनात्मक सोच, कि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हो तो उस टॉपिक में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं है। तो इस तरह की जो एबिलिटीज़ है, सोचने की जो क्षमता है, आलोचनात्मक सोच है, थिंकिंग एबिलिटीज है, बच्चों में डेवलप करना, इन्हीं के माध्यम से बच्चों की भाषा भी अच्छी होगी और क्लास में टीचिंग लर्निंग भी अच्छी होगी, बच्चे अच्छे से लर्न करेंगे। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो देखिए इंप्रूव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, की भाषा दक्षता में सुधार होता है। इंक्रीज लर्नर्स मोटिवेशन, शिक्षार्थियों की प्रेरणा में वृद्धि होती है। और इंप्रूव ब्रेन फंक्शन, की मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार होता है, ठीक है। कब होगा, जब क्लास में टीचिंग लर्निंग होगी, भाषा का अच्छा प्रयोग होगा, सिर्फ टीचर ही नहीं बोलेगा बल्कि बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा क्लास में अपनी बातों को रखने का, ठीक है। तो हम मानते हैं 50-50%, ठीक है, जितना टीचर बोले उतना बच्चे बोले, या टीचर, अगर हम चाहे आप 40-60 भी लिख सकते हैं, टीचर 40%, बच्चों को 60% मौका, ठीक है। तो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों को समझाने में सहायक। तो भाषा ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अलग अलग विषयों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और उनके बारे में बच्चे की क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, आप पता कर सकते हैं। हेल्प्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, की आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। इम्प्रूव्स लर्निंग, बच्चे के सीखने में सुधार होता है। देखिए क्लास में जब आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे ना, तो उनकी लर्निंग इंप्रूव होगी और दबे दबे से महसूस नहीं होंगे, बल्कि क्लास, खुद को क्लास से कनेक्ट करेंगे, खुद को क्लास का एक मेंबर समझेंगे, ठीक है। बिल्ड कनेक्शन विद क्लासमेट्स, की भाषा के माध्यम से ही, चाहे आपके क्लासमेट्स के साथ आपका संपर्क स्थापित हो, चाहे क्लास में और स्कूल में और बच्चों के साथ, टीचर के साथ, तो भाषा ही एक माध्यम है
जहाँ पे आपका दूसरों के साथ एक अच्छा कांटेक्ट भी होता है, ठीक है, बातचीत भी होती है, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, आपकी बोलने समझने की जो क्षमता है, जो कौशल है, उसका भी विकास होता है। तो कोलेबरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षण, अधिगम, जहाँ पे सब एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर्स, भाषा संबंधी बाधाएं, आपके घर की कुछ और भाषा है, ठीक है, मदर टंग कुछ और है, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे भाषा कुछ और है, स्कूल में जाते हैं तो फिर दूसरी भाषा मिलती है। तो कई बार ये लैंग्वेज बैरियर के वजह से भी ना बच्चे विषयों को जान नहीं पाते, विषयों को ठीक से समझ नहीं पाते। आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई होगी कि आप रहते किसी और एरिया से हैं, ठीक है, आप माइग्रेट होके किसी दूसरे स्टेट में गए, वहाँ की भाषा अलग, स्कूल में गए तो फिर अलग भाषा। तो भाषा के कारण ही ना, भाषा संबंधी जो बाधाएं हैं, अगर अलग अलग भाषाएं होती हैं तो बच्चों को सीखने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, गलतियां करने का डर होता है कि मैं सही से नहीं बोल पाऊंगा, सही से नहीं पढ़ पाऊंगा, तो लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी होती है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। और देखिए, लैक ऑफ गुड टीचर, अगर अच्छे टीचर ना हो, अच्छे से समझाने वाले ना हो, बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना दें, इस तरह के अगर शिक्षक हों, तब भी कहीं ना कहीं बच्चों का भाषाई ज्ञान भी अधूरा रह जाता है और विषय का ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। तो भाषा अच्छी होगी तभी आप दूसरे विषयों को अच्छे से सीख पाएंगे, जान पाएंगे। अगर नहीं, भाषा में ही अगर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी जो लर्निंग है वो उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको जीवन में, स्कूल में, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं एलएसी अप्रोच के बारे में। जब हम एलएसी की बात करते हैं तो मतलब क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो एलएसी अप्रोच क्या है और इसमें चाहे हम लैंग्वेज टीचर की बात करें, सब्जेक्ट टीचर की बात करें, उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जब हम एलएसी अप्रोच की बात करें, इसको जब हम समझें, तो LAC approach is an educational framework that emphasizes the integration of language development and subject learning across various subject area। कि LAC दृष्टिकोण क्या है, एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, एक शैक्षिक ढांचा है जो विभिन्न विषय क्षेत्रों में भाषा विकास और विषय अधिगम के एकीकरण पर जोर देता है। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि यहाँ पर इसमें क्या कहा गया इस अप्रोच में, कि जो भाषा का विकास है, ठीक है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, सिर्फ लैंग्वेज टीचर पर ना छोड़ दिया जाए, बल्कि जो बाकी और सब्जेक्ट के जो टीचर है, सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों की भाषा को देखें, उनकी भाषा को काम करें, उनकी भाषा पर काम करें, उनकी भाषा को बेहतर बनाएं। तो यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट टीचर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये सभी की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि डेट एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट लर्निंग अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट एरिया, कि विषय क्षेत्रों में भाषा विकास और विषय अधिगम के एकीकरण पर ये जोर दे रहे हैं, ठीक है। चाहे फिर भाषा हो, चाहे अलग सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के इंटीग्रेशन की बात की जा रही है कि सभी का काम है कि बच्चों की भाषा को देखना, उसकी भाषा को और बेहतर बनाना, ठीक है, उनकी लैंग्वेज लर्निंग पे जोर देना। It recognizes that language is not only a tool for communication but also a fundamental aspect of learning and अंडरस्टैंडिंग academic सब्जेक्ट। तो ये क्या कह रहा है कि ये मानता है कि भाषा न केवल संचार का एक उपकरण है, भाषा सिर्फ एक संचार का उपकरण नहीं है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि शैक्षणिक विषयों को सीखने और समझने का एक बुनियादी पहलू है। सिर्फ भाषा का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कम्युनिकेशन कर रहे हो, बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट को भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए सिर्फ जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट टीचर ही बच्चों की भाषा पे काम करे, बाकी के जो टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो भी बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट पर सब्जेक्ट टीचर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है, लैंग्वेज तो सभी में जरूरी है। इसलिए बच्चों की लैंग्वेज पे जो ध्यान है वो सभी टीचर देख सकते हैं। In the LAC approach, language instruction is not confined to language specific classes but is
एम्बेडेड विद इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर भाषा निर्देश भाषा विशिष्ट कक्षाओं तक सीमित नहीं है, कि यहाँ पर भाषा सिखाना सिर्फ भाषा जो जो लैंग्वेज का टीचर है सिर्फ वहाँ तक नहीं है, लैंग्वेज की जो क्लास है वहाँ तक नहीं है, बल्कि सभी विषयों के शिक्षण और अधिगम में अंतर्निहित है। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज की टीचर की हम बात करें, लैंग्वेज की क्लासेस की बात करें, या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हर सब्जेक्ट में, ठीक है, लैंग्वेज जरूरी है। बिना लैंग्वेज के हम कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए चाहे साइंस टीचर हो, चाहे सोशल साइंस टीचर हो, ठीक है, हर किसी का काम है कि ठीक है अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन अगर वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने की, कैसे बच्चा डेवलप कर सकता है? टीचर उनको असाइनमेंट दे सकता है, टीचर डिस्कशन करवा सकता है, टीचर डिबेट करवा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी कराकर भी बच्चों की जो ये लैंग्वेज स्किल है इसको और बेहतर बनाई जा सकती है। तो सिर्फ ये लैंग्वेज टीचर का काम नहीं है, सिर्फ ये लैंग्वेज क्लास तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी टीचर्स का काम है कि सब मिलकर बच्चों की लैंग्वेज को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को भाषा कौशल और विषय विशिष्ट ज्ञान दोनों एक साथ प्राप्त करने में सहायता करना, विषय की गहरी समझ को बढ़ावा देना और समग्र शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ावा देना। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सभी का काम है, सारे टीचर्स का काम है, अलग अलग जो सब्जेक्ट है सब टीचर्स का काम है कि बच्चे की लैंग्वेज पे ध्यान देना, उनकी लैंग्वेज को और अच्छा बनाना, ठीक है, ताकि बच्चे अपने विचारों को अच्छे से बता सकें, बोल सकें। हम देखते हैं कि जिस बच्चे की लैंग्वेज अच्छी होती है, ठीक है, तो फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अब वो अपनी बात को बहुत अच्छे से बता सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। लेकिन जिस बच्चे की लैंग्वेज ठीक नहीं है, ठीक से पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसको सभी सब्जेक्ट को जानने में समझने में समस्या होती है। तो इसलिए इस अप्रोच के हिसाब से सभी टीचर्स का ये काम है कि आपस में मिलें, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, बच्चों को क्या लैंग्वेज नीड है, उस पर बात करें, और उस हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों के लिए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा सकती है, ताकि बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल है उसको डेवलप किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो लर्निंग है सिर्फ लैंग्वेज क्लासेस तक सीमित नहीं है, एलईसी अप्रोच कहता है कि ये सभी की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर इसलिए इंटीग्रेशन की बात की गई है, एकीकरण की बात की है सभी सब्जेक्ट के साथ। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट टीचर, कि भाषा और विषय शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो एलएसी दृष्टिकोण के संदर्भ में विषय शिक्षक और भाषा शिक्षक दोनों भाषा के विकास और विषय ज्ञान अर्जन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि भाषा हर जगह है तो जिम्मेदारी सबकी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट टीचर की बात करें, सब्जेक्ट टीचर मतलब सब्जेक्ट टीचर रिफर टू टीचर हु स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, और भी अलग सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। देयर प्राइमरी रोल इज टू डिलीवर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट नॉलेज एंड स्किल टू स्टूडेंट, कि उनका प्राइमरी रोल क्या है, अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, वो बच्चों को सिखाना, वो बच्चों को बताना। लेकिन अब इसके साथ तो बच्चों को लैंग्वेज की भाषा की शिक्षा कैसे दे सकता है, तो इसके लिए भी बिल्कुल आसान है कि इस दृष्टिकोण में विषय शिक्षकों पर भाषा सीखने को अपने विषय क्षेत्रों में एकीकृत करने की जिम्मेदारी है। इन द LAC approach, subject teacher also have the responsibility to integrate language learning within their subject area, कि अपने सब्जेक्ट एरिया में भी लैंग्वेज लर्निंग को इंक्लूड करें। तो कैसे करेगा, ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है इसमें। कोई भी सब्जेक्ट टीचर है अपने सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी देता है, क्लास में टॉपिक पर डिस्कशन भी होती है, ठीक है, बच्चा बोलता भी है, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आंसर भी पूछा जाता है, बच्चे एग्जाम भी देते हैं तो लिखते भी हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चों की जो लैंग्वेज है उसको इवेल्युएट किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल कैसी है, बच्चा बोलने में कैसा है, लिखने में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, और उस हिसाब से बच्चों कि जो भी ये एरर है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको दूर करके उसकी लैंग्वेज को बेहतर बनाया जा सकता है, उसको भाषा का अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। दे हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड एनकरेज डिस्कशन टू डिपेंड अंडरस्टैंडिंग, कि वे विद्यार्थियों को जटिल पाठ को समझने में मदद करते हैं, और जो भी अगर कोई भी कंटेंट बच्चों को समझ में नहीं आता तो उसका स्पष्टीकरण देते हैं, और
समझ को गहरा करने के लिए चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं। क्लास में डिस्कशंस भी होते हैं, ठीक है, जिसमें सब अपनी अलग अलग राय देते हैं। तो राय कैसे देंगे? भाषा के माध्यम से बोल कर देंगे, ठीक है। एक सुनेगा, दूसरा बोलेगा, दूसरा सुनेगा, तीसरा बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि स्टूडेंट की जो ये लैंग्वेज लर्निंग है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। सब्जेक्ट टीचर भी ये इजिली कर सकते हैं। उनको अलग से कोई भाषा सिखाना नहीं, बल्कि वो तो अपने सब्जेक्ट, मान लो एसएसटी का टीचर है तो एसएसटी पढ़ा रहा है, तो भाषा का तो इस्तेमाल हो रहा है। तो किस तरह से कर सकता है? वो असाइनमेंट दे सकता है बच्चों को, क्लास में डिस्कशन करवा सकता है, डिबेट करवा सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे वो बच्चों की जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल है, उसको बढ़ा सकता है, उसको बेहतर बना सकता है। Subject teacher incorporate language learning strategies and activities into their teaching to help students develop language skill necessary for understanding and expressing subject specific content। कि विशेष शिक्षक की अगर बात करें तो अपने शिक्षण में भाषा सीखने की रणनीतियां और गतिविधियों को शामिल करते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो गतिविधियां हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज है, उस पर हमने बात की, चाहे असाइनमेंट हो गया, चाहे डिबेट हो गया, चाहे डिस्कशन हो गया, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को विषय विशिष्ट अवधारणाओं को समझने, व्यक्त करने के लिए आवश्यक भाषा कौशल विकसित करने में मदद मिल सके। तो उस हिसाब से सब्जेक्ट टीचर भी प्लान कर सकते हैं, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि बच्चों की जो भाषा कौशल है, उसकी लैंग्वेज स्किल है, ठीक है, वो और बेहतर हो सके। सब्जेक्ट टीचर्स असेस बोथ सब्जेक्ट नॉलेज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। की सब्जेक्ट टीचर दोनों ही चीज़ों का पता लगा सकते हैं, बच्चों की सब्जेक्ट नॉलेज का भी और उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी, ठीक है। किस तरह से इसमें जो भी अलग अलग असेसमेंट है, चाहे असाइनमेंट है, चाहे प्रेजेंटेशन है, चाहे प्रोजेक्ट है, चाहे ओरल एग्जामिनेशन है, ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे सब्जेक्ट टीचर बच्चों की नॉलेज का भी पता लगा लेंगे और लैंग्वेज में उनकी क्या प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, उनकी क्या दक्षता है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। वे विद्यार्थियों की भाषा दक्षता स्तर, विशिष्ट भाषा आवश्यकताओं और भाषा विकास के लिए रणनीतियों के बारे में जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे भी बात कर सकते हैं, उनको भी जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर अदर सब्जेक्ट की क्लास में देखें तो वहाँ पे भी बच्चों की जो लैंग्वेज है उसको बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, चाहे असाइनमेंट हो गया, चाहे प्रेजेंटेशन हो गया, चाहे डिबेट हो गया, चाहे डिस्कशन हो गया। और इसके साथ साथ जो अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, बच्चों की जो भी लैंग्वेज लर्निंग है, जो भी इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी लैंग्वेज की नीड है बच्चों की, उसके साथ जो लैंग्वेज टीचर है बात करके प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है, ठीक है, भाषा है, उसको और बेहतर बनाया जा सके। अब अगर हम लैंग्वेज टीचर की बात करते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज टीचर स्पेशलाइज इन टीचिंग लैंग्वेज स्किल। जब हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पे किन चीज़ों की बात की जाती है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये चारों चीज़ें। तो लैंग्वेज टीचर का काम है कि बच्चों की चाहे रीडिंग की बात करें, चाहे राइटिंग की बात करें, चाहे स्पीकिंग की बात करें, लिसनिंग की बात करें, उस पर काम करना, उसको बेहतर बनाना, ठीक है। In the LEC approach, their role extend beyond language instruction to support language development within content areas। कि लेकिन जब हम एलईसी अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ काम टीचर का की भाषा जो अलग अलग स्किल है, सिर्फ इस पर ही काम नहीं करना होता, बल्कि स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, ठीक है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि एक क्लास में हम देखते हैं ना, तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम है, ठीक है, बच्चे अलग अलग एरिया से आते हैं, उनकी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो बच्चों की भाषाओं को समझना, उनकी भाषा की नीड को समझना और उस हिसाब से फिर बच्चों को भाषा सिखाना, उनकी प्रॉब्लम को दूर करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज टीचर को देखना है, लैंग्वेज टीचर को करना है। तो सिर्फ क्लास में भाषा सिखाना तक नहीं है, बल्कि बच्चों की भाषा की नीड को समझकर, ठीक है, अलग अलग तरीकों से उनकी भाषा को बेहतर बनाने का काम करना। तो इसके लिए लैंग्वेज टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। भाषा शिक्षक भाषा कौशल, व्याकरण, शब्दावली और भाषा कार्यों में स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं। लैंग्वेज टीचर प्रोवाइड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज स्किल, ग्रामर, वोकेबलरी एंड लैंग्वेज फंक्शन, ठीक है। They focus on developing students' overall language proficiency, including reading comprehension, writing fluency, oral communication and listening comprehension। ठीक है, तो वे अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पता लगा लेते हैं। कैसे कि क्लास में बच्चा जब पढ़ता है उस टाइम, ठीक है, उसको देखकर बच्चा बोलता है, बच्चे की राइटिंग कैसी है, ठीक है, बच्चा ठीक से सुन रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों की जो लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग है, उसका पता लगाते हैं। और
Language teacher support student who may have language barriers और रिक्वायर एडिशनल असिस्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट की। भाषा शिक्षक उन विद्यार्थियों का भी समर्थन करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं जिनके पास भाषा संबंधी बाधाएं हैं। बाधाएं, बैरियर मतलब उनकी घर की भाषा कुछ और है और स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे पढ़ने पढ़ाने की भाषा अलग हो जाती है, तो ऐसे बच्चों की भी हेल्प करते हैं। और जिन्हें अलग सब्जेक्ट में अलग, मान लो चाहे एसएसटी है, साइंस है, उनमें भी बच्चों को अगर समझने में दिक्कत हो रही है कोई चीज़, तो उसमें भी टीचर बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। दे प्रोवाइड लैंग्वेज सपोर्ट थ्रू स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, की वो लैंग्वेज सपोर्ट क्लास में कैसे दे सकते हैं, तो बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट सकते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं और बच्चों को इंडिविजुअलाइज जो कोचिंग है या इंस्ट्रक्शन है वो भी बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लैंग्वेज टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। और भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की भाषा दक्षता का आकलन करते हैं और समय के साथ उनकी प्रगति की भी निगरानी करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस क्या हुई है उनकी, इस चीज़ को भी देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो पहले टीचर का काम क्या है कि बच्चों को भाषा सिखाना और साथ ही साथ देखना, मॉनिटर करना कि उनका क्या प्रोग्रेस हो रहा है। दे यूज अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल सच एज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, राइटिंग सैंपल्स, स्पीकिंग असेसमेंट। ठीक है, तो अलग अलग टास्क हैं, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से जो लैंग्वेज टीचर हैं, ठीक है, वो बच्चों की भाषा पे काम कर सकते हैं, उनकी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो बैरियर है, उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए वो चाहे तो जो सब्जेक्ट टीचर है, ठीक है, जो अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, उनके साथ प्लानिंग कर सकते हैं और साथ मिलकर बच्चों की लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए, उनको भाषा का सही ज्ञान देने के लिए उस हिसाब से प्लानिंग की जा सकती है, एक्टिविटीज डिसाइड की जा सकती है। तो लैंग्वेज टीचर्स इंगेज इन ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजी की। और साथ ही साथ लैंग्वेज टीचर क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे हम देख रहे हैं टाइम बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, तो इसके लिए जो लैंग्वेज टीचर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, ताकि उनको बच्चों की भाषा पे काम करने के लिए अलग अलग जो मेथड्स हैं, अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, वो उनको पता चल सके। तो अलग अलग वर्कशॉप में जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि बच्चों की जो भाषा की समस्या है इसको दूर किया जा सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, विषय वस्तु आधारित निर्देश। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में, सामग्री आधारित निर्देश के बारे में। तो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट, कि सामग्री आधारित निर्देशन से क्या तात्पर्य है, भाषा और विषय वस्तु के एकीकरण। ठीक है, तो मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट। ठीक है, देखिए अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो भाषा आपको पता ही है एक माध्यम है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं, अलग अलग जो विषय हैं उनको जानने का। अगर आपको मान लो भाषा की नॉलेज नहीं होगी, तो आप चाहे साइंस की बात करें, मैथ की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, आप उनको ना पढ़ पाओगे ना उनके बारे में जान पाओगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट को, ठीक है, उनके कंटेंट को जानने के लिए आपको लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट, कि आप कंटेंट तो सीख रहे हो लेकिन इंटीग्रेशन क्या हो रहा है लैंग्वेज का कंटेंट के साथ, कि आप कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है, चाहे आप साइंस सीख रहे हो, आप मैथ सीख रहे हो, आप सोशल साइंस सीख रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, मान लो आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, इंग्लिश भाषा में इंटरेस्ट नहीं है, हिंदी भाषा में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आपको जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, लेकिन ठीक है, आप जब आप मैथ पढ़ोगे, ठीक है, आप सोशल साइंस पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है, आप साइंस पढ़ोगे, आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री उसमें पढ़ोगे, तो जब आप साइंस को पढ़ोगे, साइंस में इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, तो उसके साथ साथ आप
की जो लैंग्वेज की नॉलेज है वो भी तो होगी ना। साइंस में जो अलग अलग कंसेप्ट है, जब आप उसको दूसरों को बताओगे, दूसरों को समझाओगे, तो उसके लिए तो लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब हम कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इट रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट की। इसमें क्या है कि भाषा और विषय वस्तु का एकीकरण होता है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सीखते हो। आप लैंग्वेज के साथ साइंस सीख रहे हो, साइंस के साथ लैंग्वेज सीख रहे हो, लैंग्वेज के साथ आप सोशल साइंस सीख रहे हो, मैथ सीख रहे हो, मैथ्स और सोशल साइंस के साथ आप लैंग्वेज को सीख रहे हो। तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इट इज अ टीचिंग मेथड दैट फोकसेस ऑन लर्निंग कंटेंट थ्रू अ लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक शिक्षण पद्धति है जो भाषा के माध्यम से विषय वस्तु सीखने पर केंद्रित होती है। इट्स मेन फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर, की इसका मुख्य फोकस क्या है, विषय या विषय वस्तु पर है। ठीक है। सोशल साइंस के अंदर जो टॉपिक्स हैं, तो साइंस साइंस के अंदर जो टॉपिक है, मैथ मैथ के अंदर जो टॉपिक है। तो आप लैंग्वेज के माध्यम से आप अलग अलग सब्जेक्ट सीख रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से आप क्या सीख रहे हो, भाषा सीख रहे हो। अब अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन ह्यूमैनिटीज साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो देखिए जब हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, मानविकी की बात करते हैं, तो इसमें सोशल साइंस आ जाती है। ठीक है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, सोशोलॉजी की बात करें, सारी चीजें आ जाती हैं। फिर साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन ह्यूमैनिटीज साइंस एंड मैथमेटिक्स की मानविक की विज्ञान और गणित में विषय वस्तु आधारित निर्देश। ठीक है, तो इसको भी हम जानते हैं। इट इज अ टीचिंग मेथड, जब हम सीबीआई की बात करते हैं, कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो क्या है, इट इज अ टीचिंग मेथड, एक शिक्षण पद्धति है। इन दिस लैंग्वेज लर्निंग इज इंटीग्रेटेड विद द लर्निंग ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस और मैथमेटिक्स की। इसमें भाषा अधिगम को मानविकी विज्ञान या गणित के अधिगम के साथ एकीकृत किया जाता है। मतलब आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपका साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप साइंस के साथ लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज के साथ आप साइंस सीख रहे हैं। बिना एक दूसरे के आप चीज़ों को नहीं जान सकते, नहीं सीख सकते। आपका सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, आपका मैथ में इंटरेस्ट है, लेकिन मैथ आप सीख रहे हैं, तो मैथ सीखने के लिए लैंग्वेज की नॉलेज जरूरी है। और जब आप मैथ सीख रहे हैं, तो मैथ के साथ आपकी लॉन्ग जो लैंग्वेज जो स्किल है, वो भी आपकी अच्छी हो रही है। ठीक है। आपको वैसे लैंग्वेज, मान लो आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पसंद, वो उसका ग्रामर नहीं पसंद, लेकिन जब आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ की जो इंग्लिश है, ठीक है, जो वर्ड्स हैं, आप वो तो चीज़ों को सीख रहे हैं ना। आप ये तो सीख रहे हैं ना कि मैथ्स में आप कैसे आप जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करेंगे, और दूसरों को जब आप सिखाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे, तब भी तो आपको लैंग्वेज की नीड पड़ रही है। तो दोनों एक दूसरे के साथ आप सीख रहे हैं। इट enhances द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज लिंग्विस्टिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट की, सॉरी स्टूडेंट, कि इसमें विद्यार्थियों की विषय वस्तु के साथ साथ भाषा ज्ञान में भी वृद्धि होती है। मान लो मुझे सोशल साइंस बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे हिंदी नहीं पसंद, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पसंद, लेकिन मुझे सोशल साइंस पसंद है। तो जब मैं सोशल साइंस जब मैं पढ़ूंगा, तो मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा, और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए सोशल साइंस की, हिस्ट्री की एक अलग लैंग्वेज होती है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो इसकी एक अलग लैंग्वेज होती है, पोल साइंस की अलग लैंग्वेज होती है, मैथ जो है उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है, उसमें अलग वर्ड्स यूज होते हैं। अगर हम कॉमर्स की बात करेंगे, तो उसमें अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी की बात करेंगे, तो लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इट इनहेंसिस द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज लिंग्विस्टिक नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, की इसमें विद्यार्थियों की विषय वस्तु के साथ साथ भाषा के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जब विद्यार्थी उन विषयों के बारे में सीखते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है, तो उनके उस भाषा को सीखने के लिए प्रेरित होने की अधिक संभावना होती है। ठीक है। व्हेन स्टूडेंट लर्न अबाउट टॉपिक दैट इंटरेस्ट देम, दे आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड टू लर्न दैट लैंग्वेज। मान लो जैसे मैंने कहा, आपको मैथ्स बहुत पसंद है, ठीक है, आपको साइंस बहुत पसंद है, तो जब आप साइंस सीख रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस की जो लैंग्वेज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, बोटैनी है, तो इनकी जो लैंग्वेज, यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज हो रही है, आपको लैंग्वेज बहुत पसंद आती है।
ठीक है। आप उन्हीं भाषाओं को, साइंस की जो भाषाएं, जो शब्द हैं, आप दूसरों के साथ उनको शेयर करते हैं, उसको दूसरों के बारे में बताते हैं, अपने टीचर्स उनके बारे में जानते हैं, दूसरे बच्चों को उनके बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, तो इससे आपकी साइंस की नॉलेज भी बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो भाषा है ना वो भी अच्छी हो रही है। आप दूसरों के सामने खुद को, जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप उसका आंसर दे रहे हो। तो जब विद्यार्थी किसी ऐसी भाषा में नई विषय वस्तु सीखते हैं जिससे वे परिचित होते हैं, तो वे जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में सक्षम होते हैं। अगर आपको लैंग्वेज बहुत पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। लैंग्वेज नहीं पसंद, साइंस पसंद है, आपको मैथ पसंद है, आपको सोशल साइंस पसंद है, तो आप जब उन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, तो आप उसको बड़े रुचि के साथ सीखते हैं। तो इस तरह से आपकी नॉलेज भी, सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ती है और भाषा का ज्ञान भी आपका बढ़ता है। ठीक है। जब विद्यार्थी भाषा के माध्यम से अन्य विषय क्षेत्रों के बारे में सीखते हैं तो उनमें उन विषय क्षेत्रों की गहरी समझ विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। When students learn about other subject areas through language, they are more likely to develop a deeper understanding of those subject area। ठीक है। दिस कैन बी एनी सब्जेक्ट एरिया दे आर इंटरेस्टेड इन, की कोई भी विषय क्षेत्र हो सकता है। ठीक है। चाहे हम साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट एरिया हो सकता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साइंस जिनको बहुत पसंद है, बहुत सारे हैं जिनको मैथ पसंद है, बहुत सारे हैं जिनको हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट पसंद है। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है, जब आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं ना, सीखते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लैंग्वेज है आप उसको सीखते हैं। आप जो भी कॉन्सेप्ट है आपको दूसरों को बताना होता है तो लैंग्वेज के माध्यम से तो बताते हैं। तो इससे क्या रहा है कि धीरे धीरे सब्जेक्ट नॉलेज भी हो रही है और आपकी जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, वो भी अच्छा होता है। ठीक है। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इन दी स्टूडेंट आर मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, तो इससे विद्यार्थी क्या है, अधिगम के लिए अभी प्रेरित होते हैं। ठीक है। आपके मनपसंद सब्जेक्ट है, आप उसको सीख रहे हैं। ठीक है। आपकी नॉलेज में भी जो ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो आपकी जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, वो भी अच्छा हो रहा है, आपको नए नए शब्दों के बारे में पता चल रहा है। इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट मैटर बीइंग टॉट, की यह पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इट इनहेंसिस द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज लिंग्विस्टिक नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, की इससे विद्यार्थियों की विषय वस्तु के साथ साथ भाषा ज्ञान में भी वृद्धि होती है। स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड रिमेंबर द इंफॉर्मेशन बेटर, कि विद्यार्थी जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। देखिए, छोटी क्लासेस में भी बहुत बार हमें ऐसे देखते हैं ना कि मान लो बच्चों को भाषा जो है, व्याकरण जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है। तो उनको जो सब्जेक्ट पसंद है, बच्चों को ईवीएस पसंद है, ठीक है, बच्चों को मैथ्स पसंद है, तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ाओ। उन सब्जेक्ट के माध्यम से आप बच्चों को लैंग्वेज की नॉलेज, भाषा का ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है। तो भाषा सिखाने के अलग अलग तरीके हैं। आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं पसंद, उसकी ग्रामर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश की ग्रामर में कंफ्यूज हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप साइंस पढ़ो। साइंस पढ़ने के लिए भी भाषा चाहिए। ठीक है। आप साइंस पढ़ के आपको खुशी होती है तो साइंस आप अच्छे से खुशी खुशी पढ़ो, और साइंस की भी नॉलेज होगी, और धीरे धीरे आपकी जो भाषा, जो लैंग्वेज, जो स्किल है, वो भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड अ मोर नेचुरल वे टू डेवलप लैंग्वेज स्किल, कि इसे भाषा कौशल विकसित करने का अधिक स्वाभाविक तरीका माना जाता है। इट emphasizes कनेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर टू रियल वर्ड स्किल, की यह विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया के कौशल से जोड़ने पे जोड़ देता है। और इट इनकरेजेस स्टूडेंट टू यूज लैंग्वेज एज एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन, की यह विद्यार्थियों को संचार के साधन के रूप में भाषा का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। एंड इट अलाउ स्टूडेंट टू यूज देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज टू लर्न न्यू सब्जेक्ट मैटर, की यह विद्यार्थियों को अपने वर्तमान ज्ञान के द्वारा नई विषय वस्तु को सीखने की अनुमति देता है। तो इसलिए हम इसको जो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन है, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि एक इंटीग्रेशन है लैंग्वेज का और कंटेंट का। ठीक है। आप कोई भी, आपको जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो उस सब्जेक्ट को आप कैसे सीखते हैं, भाषा के माध्यम से। ठीक है। और जब आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से सीखते हैं तो आपका धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें आपका इंटरेस्ट आता है, तो आप सब्जेक्ट के माध्यम से भाषा सीखते हैं, भाषा के माध्यम से सब्जेक्ट को सीखते हैं। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज के इस वीडियो में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं क्लासरूम डिस्कर्स की, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं कक्षा कक्ष बातचीत। जो अक्सर क्लास की बात करेंगे तो क्लास में बातचीत किसके बीच में होती है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में होती है। तो इसी बातचीत की हम बात करेंगे कि क्लासरूम डिस्कस क्या है। हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे, इसके पर्पस को जानेंगे, इसके टाइप्स को जानेंगे और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासरूम डिस्कस क्या होता है, कक्षा कक्ष बातचीत क्या होती है, तो इसको सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं पर्पसफुल टॉक। ठीक है, कि कक्षा बातचीत का क्या अर्थ है? उद्देश्यपूर्ण बातचीत। तो क्लास में अगर हम बातचीत की बात करते हैं तो उद्देश्यपूर्ण या पर्पसफुल टॉक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, क्लास में बातचीत कौन कर रहा है? टीचर स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं, स्टूडेंट आपस में भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस बातचीत का टॉपिक क्या है? उस बातचीत का टॉपिक है सब्जेक्ट। बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, बच्चे लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, उस बातचीत का बेस क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे ही क्लास में टीचर और स्टूडेंट बातचीत कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या है? ताकि जो भी टॉपिक है, जो भी विषय है, उसके बारे में टीचर बच्चों को अच्छे से बता सके, बच्चों को अच्छे से समझा सके। और बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि उस सब्जेक्ट को, उस विषय को बच्चे अच्छे से जान सकें, अच्छे से समझ सके। तो इसलिए क्लासरूम डिस्कस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पर्पसफुल टॉक, उद्देश्यपूर्ण बातचीत। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। It is the way teachers and students in the classroom use language to communicate with each other। कि ये वह तरीका है जिसमें कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। देखिए, क्लास रूम की बात करते हैं, ठीक है। पर्पसफुल टॉक की अगर हम बात करते हैं तो आपस में बातचीत करने के लिए भाषा का उपयोग तो होगा ही। अगर भाषा नहीं होगी तो टीचर और स्टूडेंट क्लास में एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे? अपने विचारों को, जो नॉलेज है, वो एक दूसरे के साथ कैसे शेयर करेंगे? ठीक है। तो इसीलिए क्लास में जब हम क्लासरूम डिस्कस की बात करते हैं तो पर्पसफुल टॉक तो हो रहा है, लेकिन किसके माध्यम से हो रहा है? भाषा के माध्यम से हो रहा है। ठीक है। और दिस डिस्कस टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम। हमें पता चल गया कि जो बातचीत है किसके बीच में हो रही है? क्लास में शिक्षकों के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में हो रही है। और बातचीत का विषय क्या है, टॉपिक क्या है? जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है। ठीक है, चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, तो अलग अलग जो टॉपिक है, इट इंक्लूड्स बोथ रिटन एंड ओरल लैंग्वेज, की इसमें लिखित भाषा भी होती है और मौखिक भाषा भी होती है। क्लास में जब टीचर स्टूडेंट के बीच में बातचीत होती है तो सिर्फ बोल के ही नहीं होती। ठीक है, बोर्ड होता है सामने। ठीक है, आजकल हम देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड हो गए, प्रोजेक्टर हो गए। ठीक है, तो उनके थ्रू भी जो कंटेंट है टीचर बच्चों को बता रहा है, समझा रहा है, उस पर बातचीत हो रही है। तो इट इंक्लूड्स बोथ रिटन एंड ओरल लैंग्वेज, की इसमें लिखित और मौखिक भाषाएं जो हैं दोनों ही सम्मिलित हैं। ठीक है। दिस अलाउज स्टूडेंट टू प्रैक्टिस डेवलपिंग एंड रिवाइजिंग न्यू कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चनिंग, रिफ्लेक्शन एंड डिबेट इन द क्लासरूम। कि इसमें क्या हो रहा है? विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न के माध्यम से चिंतन, मतलब सोचना, विचारना, बहस के माध्यम से नई अवधारणा को विकसित और संशोधित करने का अभ्यास करते हैं। मतलब नई अवधारणाएं बनाते हैं और जो पुरानी अवधारणा है उसको और अपडेट करते हैं, रिवाइज करते हैं, संशोधित करते हैं। तो देखिए, क्लास में क्या हो रहा है? क्लास में टीचर और बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है। मुद्दा क्या है? ठीक है, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड बातचीत हो रही है। टीचर बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे टीचर से प्रश्न पूछ रहे हैं। जो भी क्लास में एक दूसरे से बातचीत हो रही है, बच्चा सोच रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। एक दूसरे के साथ डिबेट भी हो रहा है अलग अलग ग्रुप में। तो इनके माध्यम से क्या हो रहा है? बच्चे की जो नई अवधारणा है ना, नई नई चीजों के बारे में बच्चों को पता चल रहा है। और जो उसकी जो पुरानी अवधारणाएं है, ठीक है, उसके बारे में बच्चों का जो नॉलेज है अप टू डेट हो रहा है।
ठीक है। अब देखिए पुरानी अवधारणाएं, अब बहुत, अगर नॉर्मली हम बात करें, जैसे सिंपल सी हम बात करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बताया जाता है कि अच्छा जो बच्चे हैं भगवान का रूप है, ठीक है, और हमें भगवान ने बनाया है, ठीक है, पुरानी अवधारणा है। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, साइंस पढ़ रहा है, सोशल साइंस पढ़ रहा है, तो इन सब्जेक्ट के माध्यम से बच्चों को पता चल रहा है ना कि मानव की उत्पत्ति, जो हमारी उत्पत्ति है, किस तरह से हो रही है। तो इस तरह से जो पुरानी अवधारणाएं हैं, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको संशोधित किया जा रहा है। ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि जब हम क्लासरूम डिस्कस की बात करते हैं तो क्लासरूम डिस्कस का मतलब क्या है, क्लास में बातचीत टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो हो रही है, उसका आधार क्या है, सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है उसके आधार पर बातचीत हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम पर्पसफुल टॉक कह रहे हैं। प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपस में डिबेट हो रहा है, इसके माध्यम से बच्चे नई नई चीजों को सीख रहे हैं और पुरानी जो उनकी अवधारणा है उसको संशोधित कर रहे हैं। ठीक है। This frees all students to think critically and deepen their understanding। तो इसमें क्या है, इससे क्या हो रहा है, सभी विद्यार्थी आलोचनात्मक ढंग से सोचने और अपनी समझ को गहरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसलिए तो इस तरह की क्लासरूम में डिस्कस होता है, ताकि बच्चे जो हैं बिल्कुल फ्री होके अपनी जो बात है वो टीचर को बता सकें, टीचर से क्वेश्चन पूछ सकें। तो आपस में एक अच्छी बातचीत हो, लिखित रूप से हो, मौखिक रूप से हो, ताकि जो बच्चे हैं चीजों को अच्छे से समझ सकें, चीजों को अच्छे से जान सकें। Having a clear purpose for discussion fills classroom with meaningful academic conversation। देखिए, अगर आपको पता है ना कि आप बातचीत कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, जब आपको आपका उद्देश्य पता होता है, आपका लक्ष्य पता होता है, तो इससे क्या होता है कि जो भी आप काम करोगे आप अच्छे से काम करोगे। तो इसलिए बातचीत का स्पष्ट उद्देश्य होने से कक्षाएं क्या होती हैं, सार्थक होती हैं, शैक्षणिक वार्तालापों से भर जाती है, कोई भी फिजूल बात नहीं होती। जो भी बात होती हैं उद्देश्यपूर्ण होती हैं, जिसका उद्देश्य होता है बच्चों को अच्छे से समझाना, टीचिंग लर्निंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लासरूम डिस्कस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसके पर्पस की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसका क्या उद्देश्य है, टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाना। टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल ऑफ द लर्नर्स, की शिक्षार्थियों के भाषा कौशल का विकास करना। ठीक है। अक्सर आप देखते हैं ना कि जब हम क्लास में जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, लेकिन क्लास में जब इस तरह से डिबेट होता है, बातचीत होती है, संवाद होता है, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्लास में बच्चों को बोलने के जब ज़्यादा अवसर मिलते हैं, तो बच्चों का जो डर होता है, जो हेजिटेशन होती है, कहीं ना कहीं खत्म होती है, कम होती है। और बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है, चाहे बोलने की बात करें, सुनने की बात करें, लिखने की बात करें, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो टू ब्रिंग क्लैरिटी इन द स्पीच ऑफ द लर्नर, के शिक्षार्थियों के भाषण में स्पष्टता आती है। मतलब जब आप बार बार बोलने की प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे, तो इससे जो आपकी जो स्पीकिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, ओरल अगर हम बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके बोलने के तरीके में स्पष्टता आती है। इसके अलावा टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन लर्नर्स, तो शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता का विकास होता है। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि बच्चों में क्रिटिकल जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको डेवलप करना, ताकि बच्चा कोई भी चीज ना मान ले, कोई चीज सुने, उसको सोचे, समझे, प्रश्न करे, और इस तरह से आलोचनात्मक चिंतन के थ्रू अपनी जो सोचने समझने की क्षमता है उसका विकास करे। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई द टैलेंट एंड इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर्स, की शिक्षार्थियों के बीच मतलब अंदर जो उनकी बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, उनका जो टैलेंट है, इस तरह की जो बातचीत होती है, संवाद होते हैं, ठीक है, तो इससे टीचर को इन चीज़ों के पहचान में काफ़ी मदद मिलती है, टीचर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा टू रिमूव फियर फ्रॉम द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, की शिक्षार्थियों के मन से भय निकालना, ये भी क्या है, इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा टू मेक स्टूडेंट स्टडी द सब्जेक्ट इन डेप्थ, की विद्यार्थियों को विषय का गहन अध्ययन कराना। ठीक है। जो क्लास में इस तरह के जो डिस्कस होते हैं उसके माध्यम से बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करके भी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। टू टेस्ट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट, की विभिन्न विषयों में शिक्षार्थियों के ज्ञान और समझ की जांच करना, जो अक्सर क्वेश्चन के माध्यम से होती है, डिस्कशन के माध्यम से होती है, क्लास में जो इस तरह की सार्थक बातचीत होती है उसके माध्यम से होती है। और टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स इन द क्लास, की जब क्लास में सभी को बोलने
बोलने का अवसर मिलता है, सभी की भागीदारी होती है, ठीक है। तो इससे क्या है कि कक्षा में शिक्षार्थियों की भागीदारी में वृद्धि होती है। तो जो टीचिंग लर्निंग दोनों के लिए काफी मतलब हम कह सकते हैं कि काफी यूजफुल है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये उसका उद्देश्य है। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, सॉरी टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासरूम डिस्कस, की क्लास में जो कक्षा कक्ष में जो इस तरह की बातचीत होती है, इसकी प्रकार की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले टीचर लेड डिस्कशन की बात करते हैं। कई बार क्लास में क्या होता है कि क्लास शांत होती है, तो इनिशिएटिव किसको लेना पड़ता है क्लास में? टीचर को लेना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉक है, जो भी बातचीत है, तो उसके लिए टीचर को कई बार इनिशिएटिव लेना पड़ता है। टीचर कैसे इनिशिएटिव लेता है? टीचर सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों से पूछता है, क्लास में बच्चों से पूछता है और बच्चे उसका आंसर देते हैं, और फिर टीचर उस आधार पर फीडबैक देता है। तो इस तरह से क्लास में जो प्रश्न उत्तर का जो एक सेशन है ना, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, स्टार्ट होता है। तो इस तरह से एक क्लासरूम डिस्कस ये होता है, टीचर लेड डिस्कशन, या आप इसको क्वेश्चन आंसर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वोल क्लास डिस्कशन, तो कई बार ये भी होता है ना क्लास में, टीचर्स का पूरे क्लास में सभी बच्चों के साथ किसी भी टॉपिक पे बातचीत होती है, तो यहाँ पर वो क्लास डिस्कशन हो गया, संपूर्ण कक्षा चर्चा हो गई। और कई बार पूरी क्लास के साथ ना होकर क्लास को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाता है, तो छोटे छोटे ग्रुप के साथ भी टीचर का डिस्कशन होता है। तो ग्रुप में आपस में भी बच्चों का डिस्कशन होता है, और इस ग्रुप का टीचर के साथ भी डिस्कशन होता है। तो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन जो अक्सर आप इस तरह के आप क्लास में, चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, इस तरह के भी डिस्कशन होते होंगे। इंडिविजुअल डिस्कशन जहाँ पे स्टूडेंट से आपस में बातचीत करते हैं, या टीचर स्टूडेंट से आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो इंडिविजुअल डिस्कशन भी होता है। और किसी भी टॉपिक पे आपस में क्लास में डिबेट भी होता है स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप में। और पीयर फीडबैक सेशन, जहां पर क्लास में जो बच्चे होते हैं, जो पीयर्स होते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्लासरूम डिस्कस के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो महत्व क्या है? द लैंग्वेज स्किल ऑफ द लर्नर्स आर डेवलप, कि शिक्षार्थियों के भाषा कौशल का विकास होता है। चाहे हम बोलने की बात करें, सुनने की बात करें, लिखने की बात करें, ठीक है। देयर स्पीच बिकम्स क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, कि उनके भाषण में, बोलने के तरीके में स्पष्टता और विशिष्टता आती है। और शिक्षक बातचीत के दौरान विद्यार्थियों की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की पहचान कर सकते हैं। तो ये भी इसका महत्व है कि इस तरह की क्लास में बातचीत होती है, तभी तो एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, बच्चे एक दूसरे के बारे में जानते हैं, टीचर बच्चों के बारे में जानते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप्स इन लर्नर्स, की शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता का विकास होता है। और लर्नर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड इन्वेस्टिगेट ऑन वेरियस टॉपिक्स, शिक्षार्थी जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको विभिन्न विषयों पर बोलने और जांच करने का अवसर मिलता है, ठीक है, बोलते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, डिबेट होती है, तो उसकी जांच करने का भी अवसर मिलता है कि अभी तक उस चीज के बारे में जो बच्चों की नॉलेज थी वो सही थी या नहीं। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स इफेक्टिव, कि इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है प्रभावशाली होती है। और इसके अलावा लर्नर्स हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, की विद्यार्थियों को विषय का गहन ज्ञान होता है। शिक्षार्थियों के मन में सबके सामने बोलने का जो भय होता है वो निकल जाता है। और इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द क्लास, की कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है, ठीक है। तो ये था क्लासरूम डिस्कस या कक्षा कक्ष बातचीत। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।